स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल योर सक्सेस स्टडी में। मैं पवन कुमार आज आपको कराने जा रहा हूँ 12th ऑल स्ट्रीम यानी कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं चैप्टर नंबर 6 और 7 एक बार में 2 चैप्टर में करा रहा हूँ। समय एग्ज़ाम का काफ़ी कम बचा हुआ है और तैयारी आपकी बहुत ज़रूरत है, तो इससे पहले मैं एक ही करा रहा था, बट आज 2 चैप्टर का मैं एक साथ कराने जा रहा हूँ। एक लेख और एक पत्र और सदा नीरा, ठीक है, ओ सदा नीरा। यह 6 पार्ट और 7 पार्ट का ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको लेकर के आया हूँ। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए हम इन ऑब्जेक्टिव्स के सेट को देखते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी को पूरा करते हैं। आगे आपका व्याकरण खंड शुरू होने वाला है, ये कहानी वाला पर ख़त्म कर देंगे, उसके बाद व्याकरण शुरू करेंगे। तो उसका वीडियो देखने के लिए और उसका नोटिफिकेशन लेने के लिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। मैं पढ़ाऊँगा आपको व्याकरण काफ़ी अच्छा से। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हैं, तो याद कर लीजिए आप अभी के अभी कि है ना, भगत सिंह जो हमारे हैं शहीद आज़म, है ना, भगत सिंह वही है हमारे एक लेख और एक पत्र के लेखक। आगे हमारा है कि भगत सिंह सरकार के किस राय पर खफा थे, नाराज़ थे, ठीक है। तो खफा का मतलब नाराज़ होना होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है छात्र को राजनीति की ओर प्रेरित करने की राय पर, छात्र को राजनीति से दूर करने की राय पर, छात्र को विद्यालय तक ही सीमित रखने की राय पर, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा छात्र को राजनीति से दूर रखने के राय पर जो है कि भगत सिंह खफा थे सरकार से, है ना, संतुष्ट नहीं थे। भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है, ठीक है, आत्महत्या क्या है, कायरता, निर्भीकता, क और ख दोनों, उसके बाद में इनमें से कोई नहीं। तो जी भैया कायरता जो है कि आपको सबसे बड़ी आत्महत्या है, कायर आदमी को नहीं बनना चाहिए, कायरता करने से आपका जीवन सफल नहीं होगा। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, मृत्यु कौन है जो, है ना, आपका कौन सा मौत है जो सुंदर होगा, असामयिक मृत्यु को नहीं, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, बिल्कुल देश बद की सेवा करते हुए जो हम शहीद हो जाते हैं वही हमारे लिए, है ना, सबसे अच्छी मृत्यु होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा आपका, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए, ठीक है, विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका हो गया, विद्यार्थी देश की भावी कर्णधार होते हैं, तो सही लग रहा है। विद्यार्थी ही सिर्फ नेता बन सकते हैं, नहीं, गलत बात है। विद्यार्थी में बौद्धिक विकास होता है, इनमें से कोई नहीं। तो लगभग सी भी सही है, लेकिन इसका जो आंसर होगा मेन आपका ए होगा, क्योंकि विद्यार्थी क्या ना देश के भावी कर्णधार होते हैं। विद्यार्थी जो हैं कि देश के जो भी बड़े पद चलाने वाले हैं, चलने वाले हैं, सियाने होकर के उन सभी को संभालते हैं, उनको चलाते हैं। तो इसके लिए विद्यार्थी को राजनीति में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना चाहिए ज़रूर कि आखिर हमारे देश में हो क्या रहा है, ठीक है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, मतलब कब हुआ था, डेट तारीख बताना है आपको। तो याद कर लीजिए 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था, 28 सितंबर 1907 को, याद रहेगा ना जी। ये 28 सितंबर सब में दिया हुआ है, 1907 है, 1908, 1909, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे कि भगत सिंह की माता का क्या नाम था, भगत सिंह के माता का क्या नाम था, है ना, हेमावती, है ना, विद्यावती, प्रजावती या प्रियावती। तो याद कर लीजिए विद्यावती, क्या नाम था, विद्यावती। भगत सिंह के माता का नाम याद कर लीजिए क्या था, विद्यावती। भगत सिंह के माता का नाम याद हो गया, विद्यावती। आगे हमारा क्वेश्चन है नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया था। एक संस्था थी नौजवान भारत, इसकी स्थापना किसने किया, गठन किसने किया, ऐसा पूछेगा, ठीक है। तो भगत सिंह ने किया था। यह भी पूछ सकता है कि भगत सिंह ने किस संगठन का गठन किया था, तो याद कर लीजिएगा नौजवान भारत का। भगत सिंह को किस कांड की, एक मिनट, भगत सिंह को किस कांड की संलिप्तता में फांसी दी गई, मतलब उनको जो फांसी की सज़ा हुआ था किस कांड के लिए, असेंबली बम कांड के लिए, लाहौर षड्यंत्र केस के लिए, सैंडरसन हत्या में, या इनमें से कोई नहीं। तो लाहौर षड्यंत्र कांड जो हुआ था उसके कारण ही जो है कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा दिया गया था, याद कर लीजिए।
किसने कहा क्रांति की तलवार विचारों की शान पर चढ़कर धारदार बनता है? तो यह हमारे शहीद आजम भगत सिंह कहे थे, याद कर लीजिए कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर चढ़कर धारदार बनती है। क्रांति की तलवार विचारों की शान पर चढ़कर धारदार बनती है, यह किसने कहा था? तो भगत सिंह ने कहा था। अगला पाठ हम लेकर आ रहे हैं आपको अभी कि ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा जो है कि चैप्टर नंबर 7, यह किसने लिखा? क्वेश्चन नंबर 1, वह सदा नीरा के लेखक हैं, कौन है? नामवर सिंह, जगदीश चंद्र माथुर, उदय प्रकाश मलयज। तो याद कर लीजिए ओ सदा नीरा के लेखक हमारा है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या है? मूलतः मतलब वह मुख्य रूप से क्या लिखते हैं? कहानी, निबंध, नाटक, है ना, कहानीकार, निबंधकार, नाटककार या उपन्यासकार। तो मुख्य रूप से जो हमारा जगदीश चंद्र माथुर हैं वह नाटककार हैं। क्या है? नाटककार। वह सदा नीरा, ओ सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? जो हमारे मुजफ्फरपुर से बहती हैं नदी, ठीक है, जो चंपारण होते हुए बहती हैं। याद कर लीजिए कौन नदी है? गंडक नदी। तो गंडक नदी को ही ध्यान में रख करके लिखा गया है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखा गया है? तो वह सदा नीरा गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह हुआ था 1917 में बिहार में, है ना। ऐसे तो पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड में बात किया है तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, लेकिन यहाँ भारत में जो पहला सत्याग्रह हुआ था 1917 में हुआ था आपका कहाँ से? चंपारण, बिहार के चंपारण से। तो उसी के वहीं पर चंपारण है ना, उसी के संस्कृति पर लिखा गया हुआ हमारा निबंध है ओ सदा नीरा। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये निबंध, कौन निबंध? पूछेगा कि आपसे कि ओ सदा नीरा क्या है? निबंध, कहानी, ठीक है, उपन्यास वगैरह वगैरह। तो याद कर लीजिएगा कि निबंध है यह। पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी, है ना, शिक्षक है, गांव का मुखिया है, राजनीतिक नेता है, इनमें से कोई नहीं। तो पुंडलिक जी जो है कि एक शिक्षक है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? नदियों की अधिकता, जंगलों का कटना, नदियों की तीव्र धारा, इनमें से कोई नहीं। देखिए बाढ़ की जो समस्या बढ़ रही है उसका मुख्य कारण आज भी वही है, जंगलों का तेज़ी से कटना। जंगल जो है कि बाढ़ के पानी के रुकाव को कमज़ोर कर देता है, जिस कारण वह बाढ़ उतना भीषण नहीं आ पाता है। लेकिन जंगल के कट जाने के कारण उसका बहाव तेज हो जाता है, जिस कारण जो है कि बाढ़ जल्दी आ जाती है। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? बातचीत तो बालकृष्ण भट्ट की है, आपको याद ही होगा। ओ सदा नीरा, हाँ यही वाला आपका ऑप्शन मिल गया कि ओ सदा नीरा जो है कि आपका जगदीश चंद्र माथुर का लिखा हुआ है। भोर का तारा किन की रचना है? मलयज, नामवर सिंह, जगदीश चंद्र माथुर, उदय प्रकाश। तो वो ना भोर का तारा जो है कि, है ना, जगदीश चंद्र माथुर का लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ और कब हुआ था? जगदीश चंद्र जो माथुर है उनका जन्म, तो ये आपको एग्जाम में डबल क्वेश्चन बना करके देगा, ठीक है, अलग अलग है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ है, हम शॉर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर डाल दिए कि साथ में। तो याद कर लीजिए शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। और कब हुआ था? 16 जुलाई 1917, 16 जुलाई 1917, है ना। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को। और कहाँ हुआ था? तो शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, लम्हे उत्तर प्रदेश नहीं से छोड़ दीजिए। ओ सदा नीरा निबंध जगदीश चंद्र माथुर की कैसी, है ना, रचनाओं में से संबंधित, किस रचना संबंधित है ना, यहाँ पर जो है कि या कैसे रचना संबंधित है? तो ओ सदा नीरा निबंध जगदीश चंद्र माथुर की कैसी रचना से संबंधित है या किस रचना से संबंधित है? ऐसे अगर क्वेश्चन देगा आपको तो बोलते क्षण, वीर अभिमन्यु, भोर का तारा, है ना, कोणार्क। देखिए चारों रचना जो इसमें दिया हुआ है, चारों का नाम आप याद कर लीजिए कि किन की रचनाएं हैं। तो ये चारों के चारों जगदीश चंद्र माथुर की रचनाएं हैं। लेकिन जो आपको पढ़ना है ओ सदा नीरा, वह किससे लिया गया है? तो वह लिया गया है बोलते क्षण से, ठीक है, बोलते क्षण से। गांधी जी ने चंपारण में कितने आश्रम विद्यालय की स्थापना की थी, तय की, है ना? तो गांधी जी जो है कि चंपारण में, याद कर लीजिए, 2, 3, 4, 10 नहीं 3, कितना? 3 याद कर लीजिए, 3।
गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब क्या है? बौद्धिक विकास, सिर्फ चारित्रिक विकास, बौद्धिक एवं चारित्रिक विकास, नैतिक विकास। तो भैया पढ़ने का मतलब ही नहीं है कि आप आईपीएस ही बन जाइए। पढ़ने का मतलब है कि आपका बुद्धि और चरित्र दोनों का विकास होना चाहिए, ठीक है, दोनों अच्छा होना चाहिए। क्रिमियाई है ना प्रक्रिया का क्या है? क्रिमियाई प्रक्रिया जो है कि वह क्या है, बताना आपको। क्रिमियाई प्रक्रिया क्या है? तो सोने को है ना, सोने को लोहे में बदलना, या पारे को सोने में बदलना, या पारे को चांदी में बदलना, या लोहा को है ना चांदी में बदलना। तो याद कर लीजिए, क्रिमियाई प्रक्रिया का मतलब होता है पारे को सोना में बदलना, पारे को सोना में बदलना। तो इस तरह से आपका हम यह सेट क्लियर कर दिए 2 अध्याय का। आप इसको बढ़िया से पढ़ करके इसका नोट्स तैयार कर लीजिए। और नेक्स्ट जो आपका है वह मैं आपको सिपाही की माँ, प्रगीत और समाज इसका वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसका नोटिफिकेशन लेने के लिए आप जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2-2 करके मैं पढ़ा दूंगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आपको पहले व्याकरण पढ़ाऊँगा और फिर तब चलेंगे हम लोग है ना पद खंड में, ठीक है, करवक वगैरह पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।